क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी मुश्किल हालात का सामना करते हुए यूक्रेन सीमा पार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर एक सेकंड में यूक्रेन युद्ध के दौरान हर एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक 30 लाख लोगों ने जो शरण ली है वो कौन कौन से हिस्से हैं, यूक्रेन से कहां-कहां लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आता है पोलैंड का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है, 17,92,000 लोगों ने यहां शरण ली है। इसके बाद स्लोवाकिया जहां 2,15,000 लोग शरण ले चुके हैं। वहीं हंगरी का आंकड़ा है 2,60,000 का। रोमानिया की अगर हम बात करते हैं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,22,000 का। इसके अलावा मालदोवा की बात करें तो वहां 3,45,000 लोगों ने अभी तक शरण ली है। और साथ ही बेलारूस की बात करें तो वहां सबसे कम शरणार्थी पहुंचे हैं 1,000। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूस में शरण ली है। वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वो है 2 लाख का आंकड़ा। दरअसल लुहांस्क और डोनेस्क से लोग रूस में शिफ्ट हुए हैं और उनकी संख्या है 2 लाख। अब आपको युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखा दें। ये तस्वीरें यूक्रेन की सेना की जाबाजी की है। देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंक उड़ा रहे हैं। बॉर्डर से शुरू हुई लड़ाई शहरों में पहुंचकर अब स्ट्रीट फाइट में बदल गई है। यूक्रेन के आम नागरिक रूस के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 13 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रूस के 13 कमांडर्स ढेर हो चुके हैं, जिनमें से 4 मेजर जनरल हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गवाता जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती जा रही है, रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। मिसाइलें फट रही हैं, रूस की तोपें आग उगल रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। तेईस फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं से हमले शुरू किए। पुतिन की योजना 15 दिनों में कीव पर कब्जा जमाकर युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाने की थी। 15 दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म कर देने का प्लान था, लेकिन यूक्रेन आज भी रूस को जंग में उलझाए हुए है। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन का नक्शा कैसा था। देखिए सीधे ये आपको यूक्रेन का नक्शा जो युद्ध शुरू होने से पहले था, लेकिन किस तरह से डोनेट्स्क और लुहांस्क के कुछ हिस्सों पर रूस समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो यूक्रेन की बदलती गई। तबाही के साथ साथ चेरनी पर कब्जा किया हुआ है इस वक्त यूक्रेन ने। चेर्नोबिल में शुरुआत में ही कब्जा हो गया था, साथ ही खार्किव जहां पर भीषण तबाही हो रही है। इसके अलावा निप्रो का हिस्सा जहां आप कल से ही देखिए खबरें लगातार आ रही है, मिसाइल अटैक और तमाम तरह के विद्रोह और आपदा की तस्वीरें वहां पर जानकारी के मुताबिक वीडियो के जरिए साझा की जा रही है। खैरसोन भी वो हिस्सा है जहां भारी तबाही इस युद्ध के दरमियान देखी गई है। जापोरिजिया वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। और इसके अलावा जो क्राइमिया हिस्सा है ये तो पहले ही 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। युद्ध शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये परिस्थितियां तय करती हैं। 23 फरवरी की आधी रात जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो लगा कि बस 2-4 दिनों की बात है। कीव पर रूस का झंडा लहराने लगे, लेकिन सारे कयास खड़े रह गए। जिस वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत कमजोर प्रेसिडेंट बताया गया, वही ज़ेलेंस्की युद्ध के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. आज की तारीख में भी पुतिन की सेना यूक्रेन में जी भरकर आग बरसा रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के हौसले भी 7वें आसमान पर है। इसकी एक वानगी काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड में देखी गई। स्नेक आइलैंड पर हमले के वक्त रूस की नौसेना ने पहले डराया, धमकाया और फिर सरेंडर करने की बात कही। हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद रंग का ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस की नौसेना सरेंडर करने की बात कर रही थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी। लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोत स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने लगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा गया। यूक्रेन के सैनिकों के सामने चाहे रूस का शक्तिशाली युद्धपोत हो या फिर रूस के ताकतवर टैंक, सबका डटकर मुकाबला किया जा रहा है। सीमा से शुरू हुई लड़ाई अब यूक्रेन के शहरों में पहुंच चुकी है। Отойди, Жень. Полтава. В деле. Сосать! Слава Украине! रूस की सेना के खिलाफ ये यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर है। इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन का छापामार दस्ता कैसे रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। Сосать! Слава Украине! वीडियो में सड़क पर एक तरफ रूस की बख्तरबंद गाड़ी है В деле. जो बम गोलों, गोली बंदूक से लैस है। Сосать! दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोग हैं। Полтава нахуй. एक के हाथ में मोबाइल है, दूसरा स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर लिए हुए है और तीसरा कार की स्टीयरिंग थामे हुए है। Полтава нахуй. В деле. Сосать! Слава Украине! Полтава нахуй. В деле. मिसाइल लॉन्चर लिए शख्स स्टिंगर मिसाइल छोड़ता है जो सीधे सामने खड़ी रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर जाकर लगता है Сосать! और रेड आर्मी की ये बख्तरबंद गाड़ी धुधु कर चल उठती है। गुरिल्ला वॉर के इस दूसरे वीडियो को देखिए। Москали ебучие, палеты, что ты, блядь, куда ебаный? Вот так клоун подпал, блядь. Пизда вам, суки, ебашь. ये वीडियो कीव के बाहरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे यूक्रेन के दोनों सैनिक जैवलिन मिसाइल लिए रूस की सेना को चुनौती दे रहे हैं। О, братва, пала суета, пизда вам, москали ебучие, блядь. Буду вас палеты, что ты, блядь, куда ебаный? Вот так клоун подпал, блядь. Пизда вам, суки, ебашь, не буду, блядь. रूसी सैनिकों ने राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेलारूस की तरफ से चेर्नोबिल पर हमला किया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया और चेर्नोबिल से काफी आगे बढ़कर अब जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बन गई है। कीव में घमासान जारी है और इस वक्त रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। 2 इलाकों से यानी 2 तरफा इस वक्त कीव को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये वॉर्सो हाईवे जहां पर ये पूर्वोत्तर का हिस्सा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रूसी सेना का जत्था यहां आ रहा है और इन इलाकों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम का ये चेर्निव हाईवे वाला हिस्सा, ये दोनों ही हाईवे वॉर्सो हाईवे और चेर्निव हाईवे यहां से लगातार 2 तरफा टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना के जरिए कीव को यानी यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से कब्जे में लेने के लिए। वो इलाके जहां सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही हो रही है उसमें बुका, एर्पिन, होस्टमिल, ब्रोवरी और वेलिका डेमेरका शामिल है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। युद्ध में अमेरिका और उसके साथ ही नेटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से ये मदद आ रही है कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते से ही पहुंच रही है और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस की सेना जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रही है और जिस दिन जितोमर गिरा कीव का किला भी ढह जाएगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे थे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों से घुसे थे। लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव को घेरे हुए हैं। रूसी सेना ने कीव में मिसाइल अटैक कर भयंकर तबाही मचाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कीव में कहां-कहां पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सबसे पहले यूक्रेन की जो संसद है उसके पास मिसाइल से अटैक किया गया है। यहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट रूस की सेना ने किया है वो टीवी टावर, जो कीव का टीवी टावर है उसे टारगेट पर लिया गया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक टारगेट किया जा रहा है कीव को। साथ ही एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है वहां पर भी विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है। इसके अलावा भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान एर्पिन में भी हुआ है। पश्चिम का यह हिस्सा कीव का जहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वी ब्रोवरी का जो हिस्सा है यहां पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है। रूसी सेना का सबसे बड़ा मकसद है कीव को कब्जे में लेना। कीव के अलावा पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर भी लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही है, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा जाता है। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। खार्किव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई है। पुतिन की सेना की नजरें कीव के बाद खासतौर पर खार्किव पर ही टिकी हुई है। खार्किव रूस के काफी नजदीक है और दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खार्किव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। खार्किव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था।
लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे हैं। इन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए वो आधुनिक हथियार काफी मददगार साबित हो रहे हैं जो पश्चिमी देशों ने मुहैया कराए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को अमेरिका पहले ही सौंप चुका है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMAW-D ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आई हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। लातविया और लिथुआनिया से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के पास यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिनों का गोला बारूद बचा है और यही वजह है कि वो राजधानी कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा किए हुए है उसे बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहा है। मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे, लेकिन रूस की सेना ने वहां बम बरसा दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमानों ने इस हमले को अंजाम दिया और उन्होंने थिएटर के ऊपर एक ताकतवर बम गिरा दिया। हवा में तेजी से नीचे आता बम जैसे ही थिएटर से टकराया वहां एक तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ ही इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह ढह गया। पलक झपकते ही आग की लपटों ने इमारत को घेर लिया। वहां लगी आग तेजी से थिएटर के कई हिस्सों में फैल गई और उसमें छिपे हुए लोग अंदर ही फंस गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। У Маріуполі, у блокадному Маріуполі, російська авіація. यूक्रेन ने कई लोगों के मलबे में दबे होने का भी दावा किया, क्योंकि जिस वक्त ये हमला किया गया वहां सैकड़ों लोग छिपे हुए थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने जानबूझकर यह हमला किया, जबकि उसे पता था कि थिएटर में काफी लोग मौजूद हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने थिएटर पर हमले से पहले की एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में थिएटर के आगे और पीछे की तरफ रूसी भाषा में बच्चे लिखा हुआ दिखाई दिया। मतलब ये कि हमलों से बचने के लिए थिएटर के अंदर बच्चों के होने की जानकारी वहां लिखी गई। सैटेलाइट कंपनी ने दावा किया कि रूसी भाषा में लिखा गया ये शब्द काफी ऊंचाई से भी साफ नजर आ रहा था। इसके बाद भी वहां हमला किया गया। हालांकि थिएटर पर हुए इस हमले में कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन 22 दिन से रूस के हमले झेल रहा मारिउपोल शहर खंडहर में बदल गया है। वहां के डिप्टी मेयर के मुताबिक शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया, यानी इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। जबकि रूस के हमलों में सिर्फ इसी शहर में अब तक 2400 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, 13 दिन से शहर में बचे हुए लोगों को बिजली, गैस और पानी तक नहीं मिल पा रहा, जबकि वहां का तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है, यानी खून जमा देने वाली ठंड में लाखों लोग फंसे हुए हैं। बताया गया कि अब भी मारिउपोल शहर में करीब 4 लाख लोग हैं जिन्हें रूसी सेना ने घेर रखा है। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर बमबारी करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर बम बरसाता नजर आया। सबसे पहले इस लड़ाकू विमान ने दिन ढलते ही हवा में उड़ान भरी। उसके बाद रात होते ही आसमान से यूक्रेन के हथियारों वाले ठिकाने पर बम बरसाने शुरू किए। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर जमकर बमबारी की। हमले इतने जोरदार थे कि ऐसा लगा मानो कहीं ज्वालामुखी फट गया। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हथियारों के इस गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। खबर है कि गोदाम में कई तरह की छोटी मिसाइलें, गोला बारूद और हथियार रखे हुए थे। इस बीच जापान के रक्षा मंत्रालय ने रूस के 4 जंगी जहाजों को जापान सागर में देखने का दावा किया। इन जंगी जहाजों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि ये जहाज यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलने लगे कि यूक्रेन में रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है। जापान की तरफ से दी गई जंगी जहाजों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में जंगी जहाजों पर सेना के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां रखी दिखाई दी। जापान की तरफ से ऐसे जहाजों की आवाजाही की खबरें 2 दिन पहले भी दी गई थी। दावा किया गया था कि इन जहाजों में हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। हालांकि इनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि यूक्रेन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस के ये जंगी जहाज काम पर लगाए गए। वहीं बेलारूस में भी रूस की फौज का एक बहुत बड़ा काफिला देखा गया। काफिले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के सैकड़ों ट्रक एक साथ आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि यह काफिला बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन में उतारने की जानकारी भी सामने आ चुकी है, जबकि बेलारूस के फौजियों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान पता चला था। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ, इसीलिए जंग तेज करने के लिए उसे यूक्रेन में और सैनिक भेजने की जरूरत है। उधर रूस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली। खबर है कि अब वो अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों के सैकड़ों कमर्शियल विमानों को जब्त कर सकता है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके ये विमान रूस में मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका और यूके समेत दूसरे देशों ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया था। वहीं रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन के आम लोग शामिल हैं जो पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, जिन्हें दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ये लोग पुतिन की पलटन को निशाना बनाने के लिए जंगल में गोली चलाने का अभ्यास करते दिखे। शुरुआत में इन्हें अपने हथियारों में कारतूस भरना सिखाया गया, फिर यह बताया गया कि इन्हें फायरिंग करते समय अपना हथियार कैसे सीधा रखना होगा। जवानों की ये पूरी ट्रेनिंग यूक्रेन के लवीव इलाके में हुई, जहां यह भी अभ्यास करवाया गया कि उन्हें कैसे दुश्मनों पर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए कुछ जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया। इसके बाद जवानों की इन टुकड़ियों को आगे बढ़कर फायरिंग करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश को मानते हुए इन टुकड़ियों ने जंगल में दुश्मनों पर फायरिंग की बौछार कर दी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर और 9/11 हमलों से कर दी और इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत तक बता दिया। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित किया था,
जिसमें उन्होंने यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना की बमबारी से हुई तबाही का जिक्र किया और रूस के इन हमलों की तुलना अमेरिका में पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर हुए हमले से कर दी। Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли... यही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद की अपील करते हुए उसे 9/11 के आतंकी हमलों की भी याद दिलाई। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам इन हमलों का जिक्र रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंचे हैं उसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसकी कुछ खास वजह है। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 1, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स। इससे पहले हम आपको मैन पैड्स के बारे में बताएं, उससे पहले तबाही का तांडव मचाने का वादा रखने वाले रूस के शानदार हेलीकॉप्टर का हाल देखिए। इस हथियार को अक्सर छिपकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। जितनी आपकी आंखों की नजर होती है, उससे आगे के निशाने पर हमला किया जा सकता है। बस कंधे पर रखा और कर दिया मिसाइल फायर। लोहे का पाइप जैसे दिखने वाला लॉन्चर, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक मिसाइल डाली जाती है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही रॉकेट दुश्मन पर काल बनकर गिरता है। अमेरिका ने यूक्रेन को मैन पैड्स की सप्लाई लगातार जारी रखने का वादा किया है। Squadrons of fully mission-capable aircraft, and although Russian air capabilities are significant, their effectiveness has been limited due to Ukrainian strategic, operational, and tactical ground-based air defense systems, surface-to-air missiles, and manpads. And so one of the the other detail is how are we going to continue to provide assistance that is helpful to them and most effective and most useful to them in this moment? And the assessment of our military has been that continuing to provide defensive assistance and materials in that form is what is most useful and effective at this point in time. कंधों से चलने वाले ये हथियार दो तरह से होते हैं। एक जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल फिट की जाती है, पहला जो कि जमीन से आसमान पर हमला करते हैं, और दूसरे वो हथियार जो कि जमीन से जमीन पर हमला करते हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम करते हैं। अमेरिका के पास FIM-43, रेड आई और FIM-92 स्टिंगर नाम के खतरनाक मैन पैड्स हैं, जिसने रूस के खिलाफ